नमस्कार बच्चों। आज हिंदी की 10वीं की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कृतिका के तीसरे पाठ साना साना हाथ जोड़ी को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, जिसकी लेखिका हैं मधु कांकरिया। पहले थोड़ा सा इनका परिचय जान लेते हैं, उसके बाद पाठ को लेंगे। तो इसमें बताएंगे आप जीवन परिचय में कि हिंदी की जो सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं मधु कांकरिया, इनका जन्म 1957 में कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने अर्थशास्त्र में एमए की। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया। इन्होंने भारत के अनेक दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया। आधुनिक युग में भागदौड़ की मशीनी जिंदगी से ऊब जाती हैं और मानसिक शांति के लिए यात्रा पर चली जाती हैं। यात्रा के दौरान प्राप्त हुए अनुभवों को शब्दबद्ध कर अभिव्यक्त करती हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने मधु काकरिया जी ने हिंदी की अनेक विधाओं जैसे कविता, उपन्यास, संस्मरण आदि में अपनी लेखनी चलाई है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कहानी संग्रह है खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, बीतते हुए, अंत में इशू। उपन्यास है पत्ताखोर। इसके अतिरिक्त इन्होंने बहुत से यात्रा वृत्तांत, संस्मरण और कविताएं भी लिखी हैं। साहित्यिक विशेषताएं इनकी हैं। मधु काकरिया ने अपनी रचनाओं में समाज में फैली बुराइयों, असुरक्षा के बीच युवा पीढ़ी में बढ़ते नशे की आदत, महानगर की घुटन भरी जीवन, लाल बत्ती क्षेत्र की व्यथा का अत्यंत सजीव और मार्मिक चित्रण किया है और समाज में जागरूकता लाने का प्रयास किया है। इनकी रचनाओं में संवेदना, विचार का सुंदर समन्वय मिलता है। लेखिका ने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपनी सामाजिक दायित्व के प्रति पर्याप्त सम्मान, शोषित और लाचार के प्रति सजगता दिखाई है। परिश्रम करने वालों के प्रति करुणा, दया का भाव भी व्यक्त किया गया है। मधु काकरिया जी की भाषा शैली कहते कि काकरिया जी ने समाज के हर क्षण बदलते हुए रूप का चित्रण बहुत ही यथार्थ रूप में किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में तत्सम तद्भव शब्दों के साथ साथ अरबी, फारसी एवं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग प्रचुरता से किया है। यत्र तत्र लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सजीवता आ गई है। इनकी भाषा काव्यात्मक और गद्यात्मक दोनों ही है। इन्होंने अपनी रचनाओं में नए नए बिंबों और प्रतीकों एवं उपमानों का प्रयोग किया है। अब थोड़ा सा पाठ के बारे में जान लें कि इस पाठ में है क्या। कहते नगरों और महानगरों की भाव और संवेदन शून्यता तथा मशीनों की तरह की भागदौड़ की जिंदगी से ऊबकर मधु काकरिया बहुत दूर दूर की यात्राओं पर निकल पड़ती हैं। इन्होंने अपनी अनुभूतियों को, यात्रा वृत्तांतों को शब्द रूप में अभिव्यक्त किया है। प्रस्तुत पाठ साना साना हाथ जोड़ी में इन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की राजधानी गंगटोक और आगे हिमालय की यात्रा के हर पल परिवर्तित रूप का अत्यंत आकर्षक वर्णन किया है। यात्रा वृत्तांत को पढ़ने वाले खुद ही यात्रा करते अनुभव करते हैं। इस यात्रा वृत्तांत की मुख्य विशेषता यह है कि मधु काकरिया परिश्रमी लोगों के प्रति आदर और सम्मान का भाव प्रदर्शित करती हैं और सामाजिक दायित्व को बड़े ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करती हैं। यात्राओं से ज्ञानवर्धन, मनोरंजन तथा अज्ञात स्थानों की होने के साथ साथ स्वयं से मुक्ति भी मिलती है। तो इस पाठ में ये बताते हैं कि मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखरकर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की झालर सी बना रहे थे। तो क्या क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान की संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का एक ऐसा शहर जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह, शाम और रात। तो इस पाठ में सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक का वर्णन इन्होंने किया है। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं और मेरी चेतना, मेरे आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अति अति अतीन्द्रियता।
कहते अति इंद्रियता में डूबी रोशनी का वह जादुई झालर, यानी इसमें और धीरे धीरे एक उजास, उजास माने उजाला, उस शून्य से फूटने लगा था और एक प्रार्थना होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहू प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कोसेली, यानी छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। तो लेखिका इसमें बताती है कि आकाश में चमचमाते तारों और दूर ढलान लेती सितारों के गुच्छे में रोशनी की झालर को देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाती है। वे कहती है कि उस रात वह जगमगाता गैंगटॉक शहर था, जो इतिहास और वर्तमान की संधि पर खड़ा हुआ मेहनतकश बादशाहों का शहर था। तो यह मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया गैंगटॉक को? क्योंकि वहाँ के लोग बहुत परिश्रमी हैं। उन्होंने अपने ही परिश्रम से इस शहर को बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बनाया था। और साथ ही साथ एक नेपाली युवती से सीखी हुई प्रार्थना लेखिका के होठों पर आती है। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहू, हाँ, प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कौशली, यानी छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो जाए। तो ये जो है उसके बाद लेखिका बताती है कि इनको कहाँ जाना था, युमथांग। तो आंख खुलते ही बालकानी की ओर जैसे भागी। यहाँ लोगों ने बताया कि मौसम साफ हो तो बालकानी से कंचनजंगा दिखाई देती है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। लेकिन मौसम अच्छा होने के बावजूद भी आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष के तरह ही इस बार भी बादलों के जो कपाट थे ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद थे, यानी इन बादलों के कारण लेखिका को कंचनजंगा दिखाई नहीं दी। कहते बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियां, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों और पूर्व से लदी वादियां मिलेंगी। तो ये उनका जो ड्राइवर कम गाइड जितेन नॉर्गे बता रहे थे। तो लेखिका ने पूछा क्या वहां बर्फ मिलेगी? तो उनका गाइड कहता है चलिए। तो इसके बाद कहते हैं लेखिका जो है आगे की यात्रा पर चल देती है। कहते हैं जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए ये पहाड़ी रास्ते पर बढ़ने लगे। तो एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं, यानी यहाँ बताया कि सिक्किम में ज़्यादातर लोग बौद्ध मतावलंबी हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तो जगह जगह बौद्ध धर्म की सफ़ेद पताकाएं लगी हुई थी, किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा का प्रतीक पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। तो इनके गाइड जितेन नॉर्गे ने बताया कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे कहते किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। और कहते हैं इनको उतारा नहीं जाता और धीरे धीरे ये अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। और कहते कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में ये पताकाएं लगाई जाती हैं, लेकिन वो रंगीन होती हैं, यानी सफ़ेद पताकाएं नहीं होती। सफ़ेद पताकाएं जब ही लगती हैं जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है, यानी बुद्ध धर्म के मानने वाले की मृत्यु हो जाती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए सफ़ेद पताकाएं लगाई जाती हैं। और जो नया काम करना हो तो रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। नॉर्गे बोलता जा रहा था, मेरी नज़र जीप पर लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। कहते जीप और आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह वो पहुंचते कवि लॉन्ग स्टॉक। जितेन नॉर्गे बताता है कि इसी जगह कवि लॉन्ग स्टॉक पर ही गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीस के बमसन ने लेपचाओ के सोमेन से कुंज तैक की संधि पत्र पर भी यहीं हस्ताक्षर किए थे। कहाँ? कवि लॉन्ग स्टॉक पर। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया सिक्किम के दोनों ही स्थानीय जातियों में बहुत दीर्घ काल तक झगड़े चलते हैं और उसके बाद शांति वार्ता का ये शुरुआती स्थल था। इन्हीं रास्तों पर इन्होंने देखा कि एक कुटिया के अंदर घूमता हुआ चक्र था। तो लेखिका ने जब जानना चाहा तो जितेन नॉर्गे ने बताया मैडम यह धर्म चक्र है,
यानी प्रेयर व्हील। कहते इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो लेखिका सोचने लगी कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस धर्म की आत्मा एक जैसी है। यानी सभी जगह धर्म को मानने वाले एक जैसे हैं। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं सभी की एक जैसी हैं। उसके बाद रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग, बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य में यानी जो दृश्य दिखाई दे रहा था उसमें स्वेटर बुनती हुई नेपाली युवतियां, पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते हुए बोनों से दिखते बहादुर नेपाली आंखों से ओझल हो रहे थे। अब नीचे दिखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, बल्कि अपने विराट रूप और वैभव के साथ सामने आने लगा था। ना जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य यानी मनमोहक हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय, जो पल पल अपना रूप बदलता रहता है। फिर आगे लेखिका बताती है, और देखते देखते सारे रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होता होता विशालकाय होने लगा था। घटाएं गहराती गहराती पताल नापने लगी थी। वादियां और चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच घाटियों के ऊपर बने कच्चे पक्के रास्ते से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। उसके बाद में कहते कि इस असीम सुंदरता के बीच मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे। गाइड फिल्म का गाना कि सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। लेकिन मैं मौन थी, मैं किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, लेकिन मेरे भीतर बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी यानी सिर निकाल निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखरों को देखती, तो कभी ऊपर से धार की तरह, दूध की धार की तरह बहते हुए जल प्रपातों यानी झरनों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच हिटला हिटला कर बहती हुई चांदी की तरह चमकती हुई बनी ठनी तिस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही ये तिस्ता नदी हमारे साथ थी। सिलीगुड़ी असम में पड़ता है, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। तभी जो है मनी में लेखिका के एक कविता आ रही थी, मेरे नगपति मेरे विशाल। ये हिमालय पर ये कविता है। मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए। तभी जीप एक स्थान पर रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ शिखरों के भी शिखर से ऊपर से गिरता हुआ झाग उगलता हुआ झरना। इस झरने का नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। यानी झरने का नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे, लोगों ने फोटो खींचना शुरू कर दी। सभी सैलानी उन खूबसूरत लम्हों क्षणों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल हो गए, यानी लग गए, जो है व्यस्त हो गए। आदिम युग की किसी अभिशप्त माने शापग्रस्त राजकुमारी सी मैं नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़े ही देर बाद जब बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो गया, यानी कविता करने को मन करने लगा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। अब कहते हैं कि जीवन की अनंतता का वह प्रतीक, वह झरना, उन अद्भुत क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। कुछ इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं देश और काल की सरहदों यानी सीमाओं से दूर एक बहती धारा बनकर बहने लगी हूं। भीतर की सारी तामसिकताएं यानी अवगुण और मेरी दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसी ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन नोरगे जो इनका गाइड था वो ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी ही देर बाद वही नज़ारे आंखों और आत्मा को सुख देने वाले, कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए, यानी कहीं हरियाली थी तो कहीं पहाड़ थे, तो कहीं पलस्तर की उखड़ी दीवार की तरह पथरीले। देखते ही देखते परिदृश्य थे सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो।
सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। अब उसके बाद में चित्र लिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों से देखती जा रही थी। प्रकृति मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्य को उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर छटी और अब वहां एक दो पहाड़ नहीं, यानी अब पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं में आते छाया के पहाड़ थे। धीरे धीरे वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई। सब और जैसे जन्नत यानी स्वर्ग बिखरा पड़ा था। नजरों की छोर से तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने वाले अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य। पल भर में ब्रह्मांड में इतना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाह में झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मंदिम मंदिम हवा में हिलोरे लेते प्रियता और रूडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और परवाह में बहते हुए। चरेवती चरेवती संस्कृत की कविता है जिसका अर्थ है चलते रहो चलते रहो। और इस समय इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हुआ हमारा वजूद, यानी हमारा अस्तित्व। पहली बार एहसास हुआ कि जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। कहते हैं कि संपूर्णता के उन क्षणों में मन में इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी हुई प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय सरकार संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव टूट सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्र मुक्त सी मैं तंद्रील अवस्था में थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पैरों पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक ही टूट गए हों। मैंने देखा कि इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी। गुथे आटो सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधे डोको यानी बड़ी सी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे, कुछ कुदाल को भरपूर ताकत से जमीन पर मार रहे थे। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों, झरनों के बीच में भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना के साथ साथ। वहीं पर खड़े बीआरओ यानी बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है? तो उसने चहुलबाजी के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही हैं। कितना खतरनाक कार्य होगा यह, अचानक मेरे मुंह से निकल गया। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा ही दुसाध्य यानी कठिन कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टान को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ तोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाले में उन्हें पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक हुई तो सीधा पाताल में प्रवेश हो जाए। तभी मुझे ध्यान आया कि इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, एवर वंडर्स वो डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुटलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया था। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चों को बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती हुई आदिवासी युवतियां। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ते पहाड़ों के बीच के हाथों में पड़े हुए ठाटे यानी छाले एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी ही है, और सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। तो यहाँ दिखाया गया है
कि किस तरह से जो गरीब लोगों का जीवन कष्टकर और यातना से भरा हुआ होता है। तभी मेरे सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे। मुझे गमगीन देखकर जितेन कहने लगा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। और फिर कहते कि ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेइंग है। कितना कम लेकर समाज को ये कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन में मैंने सोचा। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे थे, तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि सारा जीवन लहरा उठा था और सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। फिर लेखिका कहती कि हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन हमें बचा रहा था कि अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बैंड लेंगे, यानी तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बैंड के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं। वे हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया कि हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़ाई करके ही बच्चे स्कूल जाते हैं। तो लेखिका ने पूछा, क्या इनके लिए कोई स्कूली बस नहीं है? पूछने पर जितेन हंस पड़ा, मैडम, कि यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई आपको चिकना बर्बीला नहीं मिलेगा, यानी बर्बीला का मतलब बढ़े हुए पेट वाला नहीं मिलेगा। कहते यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई से लेकर में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर के बच्चे उसी में पढ़ने जाते हैं, और सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम तक अपनी माओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं, खुद बैने भी ढोए थे। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और ज्यादा सकरे होते जा रहे थे। कई बार तो लगता कि जैसे रास्तों को इंची टेप से नापकर जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है, कि जरा भी संतुलन बिगड़े और इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी हुई चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी दूर और बढ़े, तभी एक और चेतावनी, वी केयर, मैन इंटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखाई दिए। काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ के प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। कुछ के सिरों पर गठरियों के भारी भारी, कहते कि हमने देखा पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। उन पहाड़ी औरतों के कुछ के सिरों पर लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप हमें चाय के बागानों से लेकर गुजर रही थी। तभी एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे हरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, यानी सिक्किमी परिधान पहने, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता हुआ उनका यौवन और मेहनत से दमकता हुआ गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज के स्वर्णिम और सात्विक आभा में इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्र मुक्त सी में चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। कहते युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल तल में सांस लेती एक नहनी सी शांत बस्ती लायुंग, इस कदर दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी। उस लायुंग में जहां हम ठहरे थे, तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तिस्ता नदी में मिल रहा था। मंदी मंदी हवा चल रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत में को चांद ने ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों से घुंघरुओं की रुंझुनाहट सी आंखें एकाएक भरी आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिस्त्व मेरे भीतर उगने लगा। वहीं सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी
सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता नहीं, दर्शन बन गया था। अंधेरा होने से पहले ही किसी डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजलि में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृतियों में कौंधा कि हमारे यहाँ जल को लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाएं इस बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौनों से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथी के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात्रि महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मनी ने कुमारियों को भी मात करते हुए जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि सभी अवाक उसे देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आया था इतना आनंद। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी यहाँ पर मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक भी कतरा नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फुट की ऊंचाई पे थी, मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोग के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, लेकिन मैं अगर कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां सर्दियां बर्फ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाओ जो लायोंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और 2 घंटे का सफर था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था कि उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी। तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा हुआ उसका महुआ गुड़ुप कर लिया, यानी निगल लिया था। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के बीच अब हमारा सफर कटाव की ओर बढ़ गया। कटाव का रास्ता बहुत ही खतरनाक था। उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत। सब कुछ बादल में। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। और उस पर बारिश। एक चूक और हम सब खलास, यानी नष्ट। सांस रोके हम धुंध और फिसलन से भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ यू आर मेरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी दूर बढ़े तो एक और चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। आगे रास्ते भर धुंध छटी, साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नॉर्वे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर है। हम कटाओ के करीब आ रहे थे और दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वो आधे हरे काले दिखाई दे रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो, कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर बताया, देखिए एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में ही गिरी है ये बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह चारों ओर गिरी हुई बर्फ। मैंने खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोचो। वह तुरंत उछल पड़ा, अरे ये नेपाली कहाँ से सीखी? मैंने अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा चराने लगा। तभी किसी चमत्कार की तरह हल्के हल्के बर्फ
एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगे। तिमरो माया सेंधे मलाई सताऊंच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहूं और यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते तैरते झूम झूम कर गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक एक से हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे थे। मेरे पांव झनझन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो गया था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा किराए पर ले लूं, पर कटाओ, युमथांग और झांकू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने के बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में मैं फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। जीवन सत्य को खोजा हो चुका। सर्वे भवन्तु सुखिन का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो कुछ क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की यह कविता? लेकिन मणि तो उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। एक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो, प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लगे जब जब जगह जगह तराही मचती है तो यही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बनकर हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने अभिभूत होकर माथा नवाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां। ध्यान आया, यह बॉर्डर एरिया है। कुछ थोड़ी ही दूर पर चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा कि इस कड़कड़ाती ठंड में, उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सकें, इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फेरी भेटूला, फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू चालू कर दी। थोड़ी देर बाद फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया था, भीतर कुछ पिघलने लगा था। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, ये जवान पोह और माह में भी जब सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन सकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उनको बनाने में ना जाने कितनों का जीवन अपनी मियाद से पहले ही खत्म हो गया है। मेरे यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने लगा था। बहरहाल, अब हम लायोंग वापस लौटकर और फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पहले ही नेपाल से ताजा ताजा आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था, ढेरों ढेरों प्रियोता और रूडडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 ही दिनों में देखिए कि पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी, लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखाई दिए, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल, घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचोली दिखाती, पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप
जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा। तो यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किम युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? तो उसने कहा, नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर हमसे बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फूला फला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप पर बैठने को है कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्ते पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती? खैर, लौटती हुई यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारी देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली में थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जगह जगह चावल छिटक कर गिरे थे, वहाँ चावल की खेती होती है। अब 3-4 किलोमीटर के बाद उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खैदुम कहते हैं। यह पूरा इलाका 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तो लेखिका ने पूछा, तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? तो उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तो गैंगटॉक इतना सुंदर है, तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है, मैंने कहा। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंगटोक कहिए। इसका असली नाम गंगटोक है। गंगटोक का मतलब होता है पहाड़। मैं कुछ पूछती वह फिर चालू हो गया, मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके बाद कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अब अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है, मनी मैं कहती हूँ। और जीप आगे बढ़ने लगती है। तो बच्चों, ये पाठ था साना साना हाथ जोड़ी। इसकी चर्चा हमने की। अगली कक्षा में इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।